गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। और इंग्लिश में जो तो पैनोरमा बुक है उसको बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, क्या उसका कहानी है, क्या उसका मतलब है, और उसके रिलेटेड कुछ कुछ और भी क्वेश्चंस वगैरह उसमें जो भी है ऑब्जेक्टिव, वो सारा हम लोग आज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो क्लास 10th इंग्लिश में जो पहला चैप्टर है हम लोग के पास वो है द पेस ऑफ लिविंग। द पेस ऑफ लिविंग। और इसके राइटर हैं आर सी हचिंसन। ठीक है। तो हम लोग इस कहानी को पहले समझेंगे। कहानी इंग्लिश में है, आप लोग का इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इंग्लिश को हम लोग पहले हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, कहानी का मतलब समझेंगे, और उसके बाद फिर उसको उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले है ये राइटर इसका, क्योंकि बोर्ड में राइटर का नाम पूछता है, तो इसके राइटर कौन हो गए? आर सी हचिंसन। द पेस फॉर लिविंग। आर सी हचिंसन। तो आर सी हचिंसन जो है एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, ब्रिटिश उपन्यासकार है। ब्रिटिश उपन्यासकार हैं जो कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी कि तत्कालीन सोसाइटी, जिस टाइम के वो लेखक हैं, अपने समय के सोसाइटी के बारे में वो लिखते हैं। और किन किन मुद्दों पर लिखते हैं? तो जितना भी सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील मुद्दा है, उस पर उसके सारे विरोधाभास और विसंगति, कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, तो उसके तत्कालीन सोसाइटी के कॉन्ट्राडिक्शन और पैराडॉक्सेस पे अपनी जो बात है वो रखते हैं। और इस कहानी में भी उन्होंने यही कहा है, इस जो स्टोरी हम लोग को पढ़ना है द पेस फॉर लिविंग, इसमें भी आर सी हचिंसन ने उसी बारे में बताई। उन्होंने एक आधुनिक मॉडर्न एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन यानी कि आधुनिक मानव की पीड़ा को इसमें दर्शाया है। He bring out how the fast movement of man, things and object hurt the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। तो वो इस चीज को चित्रित करते हैं इसमें कि कैसे मॉडर्न लाइफ का जो स्पीड है, यानी आधुनिक जीवन का जो स्पीड है, फास्ट मूवमेंट है, वो कैसे हमारा जो लय है उसको बिगाड़ रहा है। और कैसे वो बिना मतलब का, अनड्यू प्रेशर का मतलब क्या हुआ? एग्जर्ट अनड्यू प्रेशर यानी कि बिना मतलब का दबाव, पुरुषों पे, महिलाओं पे और बच्चों पर कैसे बिना मतलब का दबाव वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो ये लेखक के बारे में हो गया कि लेखक कहाँ के हैं। सबसे पहले लेखक कहाँ है? ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। ऊपर से वो किस पे लिखते हैं? तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तत्कालीन समाज पे लिखते हैं। और तत्कालीन समाज पे लिखने के बाद वो बताते हैं कि कैसे आधुनिक मानव के जीवन में जो लाइफ का फास्ट मूवमेंट है उसके कारण कैसे उसके पे बिना मतलब का दबाव पड़ रहा है, और उसके जो जीवन की लय है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है। अब आओ कहानी पे आते हैं हम लोग। हम्म, अब साइज में ठीक है दिखेगा। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish town। अ, ऐसा करता हूँ, फोन में ले लेता हूँ ताकि मुझे बार बार पलट के पीछे ना देखना पड़े। ये जो स्टोरी है, हाँ। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was a elderly corn merchant in a small Irish country town। यानी उन्होंने कुछ समय पहले ही आयरिश मतलब आयरलैंड के एक छोटे से शहर डबलिन में एक प्ले देखा था। ठीक है। प्ले मतलब नाटक देखा था। और उसका जो चीफ कैरेक्टर था, यानी कि मुख्य मुख्य जो उसका पात्र था, वो एक बूढ़ा कॉर्न मर्चेंट, या कह सकते हो बूढ़ा अनाज का व्यापारी था, या फिर मक्के का व्यापारी था। ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें कहा ध्यान देना है कि उन्होंने प्ले कहाँ देखा था, डबलिन में। डबलिन कहाँ पे है, आयरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो है उसमें, ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटी, यानी कि वह बहुत चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति था, वह बहुत चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति था। हिज हर्ट वाज डिकी, उसका दिल, डिकी का मतलब होता है डिकी, डिकी का मतलब होता है कमजोर दिल वाला व्यक्ति, कमजोर दिल या कह लो हृदय वाला। तो हिज हर्ट वाज डिकी, हिज नेफ्यू वाज चीटिंग ऑन हिम, यानी उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। और हिज वाइफ हैड अ फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे, और उसकी बीवी जो थी वो 10 यूरो हॉलीडे पे खर्च करती थी। यानी कि डबलिन में जो नाटक लेखक देख रहे हैं उसका जो कैरेक्टर है कौन है, एक बूढ़ा अनाज का व्यापारी है, और उसका बहुत सारा समस्या है उसके जीवन में, उसका हार्ट कमजोर है, दिल कमजोर है, उसका भतीजा उसे मतलब धोखा दे रहा है, और साथ में उसकी बीवी हॉलीडे पे $10 खर्च करती है। ऑल टुगेदर पीस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, ऑल टुगेदर पीस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, यानी कुल मिला के उसका जो जीवन का जो गति है कुल मिला के बहुत अधिक होती जाती, बहुत तेज होते जा रहा था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, यानी डिस्पेयर का मतलब होता है, डिस्पेयर का मतलब हुआ निराशा। तो उस निराशा के क्षण में, एंड द मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, उस निराशा के क्षण में, ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम हर्ट, उसके दिल से एक तेज आवाज निकली, यानी तेज पुकार निकली। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज 1000 माइल एन आवर, मतलब लोग आजकल कहते हैं कि आजकल ऐसा एरोप्लेन बन गया है जो कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 मील प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। नॉट दैट्स टू फास्ट, यानी वो कहता है अब ये तो बहुत ज्यादा तेज हो गया, यानी कि ये जो सेंटेंस वो बोल रहा है कि दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल एन आवर एंड दैट्स टू फास्ट, इससे वो क्या बताना चाह रहा है कि जीवन का जो मतलब इस तरह का जो स्पीड है वो उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। किसको, ये जो बूढ़ा अनाज का व्यापारी है। अब लेखक क्या कहते हैं, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, यानी कि मेरे लिए उस नाटक में सबसे आकर्षक संवाद कौन सा था, यही। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, द मैन कंप्लेन वाज ग्लोरियसली अप्रोप्रिएट टू ईच ऑन सिचुएशन, यानी उस आदमी की जो शिकायत थी उसके स्थिति के हिसाब से बहुत आकर्षक थी। यानी कि वो जो आदमी है, जो बूढ़ा अनाज का व्यापारी है, वो जो शिकायत कर रहा है तो उसके सिचुएशन के हिसाब से बहुत आकर्षक लगा लेखक को। एंड बिसाइड्स, और उसके अलावा, एंड यहां तक हम देख लिया, एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, यानी कि मजाकिया होने के अलावा, मजाकिया होने के अलावा, द मैन्स कंप्लेंट वाज ग्लोरियस, मजाकिया होने के अलावा उसमें एक बहुत गहरी सच्चाई भी थी, बहुत गहरी सच्चाई भी थी। अप्रोप्रिएट फॉर जॉन सिचुएशन एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑन ऑफ द बेद एट द आइडिश, और उससे लेखक को यह भी अंदाजा लगता है कि किस तरह से आयरलैंड के लोग मजाक मजाक में बहुत जो दिल की बात है, सच्ची बात है, वो कह जाते हैं। यानी कि कभी कभी बहुत बड़ी बात बहुत साधारण तरीके से आयरलैंड के लोग कह जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उस बूढ़े आदमी का मतलब क्या था। तो लेखक एक अपना एग्जाम्पल दे किस तरह से उन्होंने एक देखा था, प्ले देखा था कहाँ पे, डबलिन में, और वहां पे एक जो प्ले का मुख्य कैरेक्टर था वो था एक कॉर्न व्यापारी था, और कॉर्न व्यापारी ने क्या कहा था कि आजकल ऐसे उसका जो सिचुएशन बता दिया था कि उसका हार्ट क्या है, वीक है, उसका हार्ट कमजोर है, उसका भतीजा उसका धोखा दे रहा है, और उसकी बीवी बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है हॉलीडे पे। ठीक है, इसके अलावा उसने एक डायलॉग बोला था कि आजकल तो ऐसे एरोप्लेन बन गए हैं जो कि 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, और ये बहुत तेज है, और ये बात लेखक को बहुत ज्यादा आकर्षक लगी। अब आगे वाले पोर्शन पे आते हैं।
बहुत बड़ा करो। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, यानी कि ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति बिल्कुल पसंद नहीं है। लेखक अब अपने बारे में बता रहे हैं कि नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति बिल्कुल पसंद नहीं है। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour and so long as I am driving and so long it's not my car, यानी कि मुझे भी बहुत पसंद है कि मैं 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाता हूँ। इससे मतलब लेखक बताना चाह रहा है कि हम स्पीड मूवमेंट के खिलाफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवन की तेज गति मुझे पसंद नहीं है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को एलोबरेट करना चाहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि मुझे 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाना पसंद है, बट क्या है उसमें कंडीशन, सो लॉन्ग आई एम ड्राइविंग, यानी अगर कंट्रोल मेरे हाथ में और मैं खुद चला रहा हूं तो, और दूसरा वो कार मेरी ना होनी चाहिए। यानी कि लेखक इसमें मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि एक तो मेरे पास नियंत्रण हो जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो, और दूसरा कार अगर कुछ हुआ तो कार तो मेरी नहीं, नुकसान मेरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आई एडोर द मशीन दैट हर्ल यू अबाउट बैटर सी, बैटर सी के मेले में जो मशीनें हैं, नहीं बैटर सी का एक वहां मेला लगता होगा, वहां पे जो झूला झुलाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो बहुत तेज गति से घुमाती है, तो लेखक को वो भी पसंद है। इससे बताना चाह रहे हैं कि वो मूवमेंट के सपोर्ट में है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम टू बी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, यानी लंदन में रात का खाना खाना और न्यूयॉर्क में जाके कल सुबह का खाना खाना उनके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी, मतलब बहुत सुखद पूर्ण अनुभव होता है। लेकिन मैं मानता हूं, आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, यानी लेखक ये मानते हैं कि रात में न्यूयॉर्क में लंदन में खाना खाना, सुबह न्यूयॉर्क में खाना खाना सुखद अनुभव तो है, परंतु ये मानते हैं कि उसमें यात्रा का वो मतलब आनंद नहीं है, वो जो उनको होना चाहिए एक्चुअली में एंजॉय करना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता है। बट इट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर इंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, मतलब वो मानते हैं कि अच्छा, आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर फ्रॉम द ट्रेवल, द सॉर्ट ऑफ द फन यू गेट फ्रॉम अच्छा, ये भी है कि मतलब जो कंट्री साइड, जो समरसेट या स्पेन में जो बस का जर्नी करते हैं, उसमें जो उनको आनंद मिलता है वो उस यात्रा में नहीं है, जब वो मतलब रात का खाना लंदन में खाते हैं और फिर सुबह का न्यूयॉर्क में खाते हैं। ठीक है। तो ये लेखक अपने सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। उसके अलावा है कि ये जो तेज यात्रा का अनुभव है उनको क्या देता है, सुपरफिशियल सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सुपरफिशियल सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है। और वो भी बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज है इस तरह के सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट से नहीं कर पाए, यानी कि इस तरह का जब वो उनके पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि वो रात का खाना लंदन में खा पाए, दिन का न्यूयॉर्क में खा पाए, तो ये नहीं कर पाए, और हमें भी इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। नाउ वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी व्हेन इट कम्स टू द मेंटल एक्टिविटी, यानी कि स्पीड तब तक तो उनको सब कुछ सही लग रहा है, कार चलाने में, झूला झूलने में, या फिर सुबह का खाना रात का खाना लंदन में, सुबह का न्यूयॉर्क में, ये करने तक तो ठीक है। लेकिन जब स्पीड दिमाग पे आती है, मेंटल एक्टिविटीज, तो उनको एक शिकायत है कि ये नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो मेंटल एक्टिविटीज पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो इंसान है, इंसान मशीन नहीं है, तो मशीन नहीं है तो उसे मशीनों की तरह बहुत तेज गति से चलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, अब लेखक अपने बारे में बताते हैं कि हो सकता है कि मुझे पूर्वाग्रह हो इस बात का। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बात पहले से सोचकर, किसी के बारे में मान लो हम बात कर रहे हैं, तो मेरे बारे में पहले से उसके दिमाग का पहले से उसके बारे में इमेज बना हुआ है कि ये इस तरह का आदमी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स,
दोज हु आर कर्स विथ स्पिरिट डे स्क्लेयर। ये स्पिरिट डे स्क्लेयर जो है ये एक फ्रेंच कहावत है, फ्रांस की कहावत है। अब फ्रांस की कहावत का क्या मतलब हुआ कि जैसे बहुत बार देखते हो कि किसी के साथ हमारा बहस हो जाता है, तो बहस हो जाने के बाद जिस टाइम तुम्हारा बहस हो रहा हो तो तुम्हारे दिमाग में कोई मतलब उस तरह का बात नहीं आता, लेकिन जब बहस हो गया, चले गए उसके 2-3 घंटा बाद या 1 घंटा बाद, तुम्हारे दिमाग में आता है काश हम उसको ये बात बोले होते तो उसको बहुत मतलब मेरा पॉइंट प्रूफ हो जाता, मेरा पॉइंट साबित हो जाता जो हम बोलना चाह रहे हैं। यानी जो तुमको उस वक्त बोलना था वो तुम्हारे दिमाग में 1 घंटा या 2 घंटा बाद आ रहा है। तो इसी को एक कहावत मतलब फ्रेंच में इसके लिए एक वर्ड है स्पिरिट डस क्लियर, यानी कि इसको कहा जाता है सीढ़ी की बुद्धि। यानी कि किसी से बहस हुआ है और हमको क्या बोलना था वो तब हमारे दिमाग में आ रहा है, जब हम उसके घर से बाहर उतरते हुए सीढ़ी से उतरते हुए जा रहे हैं तब हमारे दिमाग में आ रहा है। तो ये ऐसा किसके साथ होगा? ऐसा उन लोगों के साथ होगा जो कि स्लो थिंकर है, यानी धीरे धीरे सोच पा रहे हैं। तो लेखक भी बोल रहा है कि हमको भी लगता है कि ऐसा श्राप मिला हुआ है स्पिरिट डेस क्लेयर का। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपार्टी अबाउट द 4 आवर द पार्टी ओवर। यानी कि हमको जो सबसे खतरनाक जवाब तब सूझता है जब पार्टी को खत्म हो गए 4 घंटे हो चुके होते हैं। तो लेखक इस तरह से बताना चाह रहा है कि वो स्लो थिंकर है। I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test because those tests or all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। साथ में अपने बारे में ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई टेस्ट हो जिसमें बुद्धि को मापने का, तो हो सकता है उसमें सबसे कम मार्क्स मेरा आए। क्यों आए? क्योंकि ये सारा जो टेस्ट है, जो सारा एग्जाम है, वो ये चेक करने के लिए बना है कि कौन ज्यादा तेज सोच सकता है, कौन ज्यादा तेज सोच सकता है, न कि कौन ज्यादा बेहतर सोच सकता है। यानी कि वो सारा टेस्ट में मुझे बहुत कम मार्क्स मिले क्योंकि ये टेस्ट इस तरह से डिजाइन ही किया हुआ है कि उसमें कौन ज्यादा तेज तरीका से सोच सकता है, ये नहीं कि कौन ज्यादा बेहतर तरीका से सोच सकता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं मोर देन एनीथिंग एल्स ऑब्वियसली बी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग। अब चूंकि हम इस तरह से सोच सकते हैं, धीरे सोचने वाले लोग हैं, तो जो आज की दुनिया है उसमें जो हमारे पास नौकरी है या कमाई के साधन है उसमें हमारा क्या होगा? बहुत खराब परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो तेज गति से सोच सके, उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो धीमी गति से सोच सके। तो ऑब्वियसली बी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, यानी हमें कमाई नौकरी मिलने में भी क्या होगी? मुश्किल होगी। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड इट एज इट यूज फॉर एंजॉयमेंट। बट उनका ये भी कहना है कि जो हमारा दिमाग है उसका सिर्फ यही काम नहीं होना चाहिए कि अच्छी नौकरी या फिर कमाई, बल्कि हमारा जो होल होल पर्पस है वो क्या है? आनंद, यानी इंजॉयमेंट का है, कि हमारी लाइफ इंजॉयफुल रहे। ठीक है, तो ये लेखक का इसके बारे में कहना है। अब और आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्या है स्टोरी में। एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फोग। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले उन्होंने क्या बताया था? पहले उन्होंने वो नाटक वाला बताया था, अब वो एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो है सिनेमा वाला। तो सिनेमा वाले में क्या बता रहे हैं देख लेते हैं हम लोग। कि जब मैं मूवी देखने जाता हूँ, सिनेमा देखने जाता हूँ, तो मुझे कुछ 2-3 मिनट के बाद कुछ समझ में नहीं आता है। 2-3 मिनट मूवी देखा, लेखक को फिर क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो वो अपनी वाइफ की तरफ मुड़ते हैं पूछने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मिनट आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट आई विस्पर। मैं धीरे से कहता हूँ इज दिस सेम गर्ल एज द वन वी सॉ इन द बिगनिंग। मतलब लेखक धीरे से अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या यह वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था?
वह भी धीरे से जवाब देती है कि नहीं, देयर आर थ्री गर्ल्स इन द फिल्म। वो बताती है कि नहीं, यहाँ पे तीन लड़की हैं। ए टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबे सुनहरे बालों वाली, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटे सुनहरे बालों वाली, एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट, एक मीडियम साइज की, यानी कि मीडियम साइज की काले बालों वाली लड़की। तो टोटल बता, लेखक को लग रहा, लेखक चूंकि मूवी में सीन इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि लेखक अपने आप को उसके साथ क्या हो रहा है, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो अपनी वाइफ की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है क्या ये वही लड़की थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था। तो बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे टोटल फिल्म में कितनी लड़की है, तीन लड़की है। अब उसको लेखक की बीवी उनको कहती है, यानी आरसी हचिंसन की बीवी उनको कहती है कि उसको मान लो कि ए बी सी, तुम तीनों लड़की को कह लो कि ए बी सी। अब जो हीरो है वो हीरो वही आदमी है जो अंदर आया था। हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स टू एंटर। जब वो अंदर आया था तो अपना टोपी उतारा था, वही आदमी क्या है, हीरो है यहाँ पे। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी एंड ए, यानी वो तीनों से प्यार करता है, तीनों से प्यार करता है। पहले किससे करेगा, बी से, फिर सी से, और उसके बाद ए से। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी एंड ए इन द ऑर्डर, एंड सो, और ऐसा ही होता भी है। और जब मूवी आगे बढ़ती है तो इसमें ऐसा ही होता है। तो लेखक अब इससे क्या बताना चाह रहा है कि देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन ए हाई गियर, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। अब लेखक अपने मूवी के बारे में बोलता है कि उसका दिमाग इस तरह का है कि वो मतलब फास्ट मूवमेंट को भी अच्छे तरीके से कैप्चर करती है, फास्ट मूवमेंट जब हो रहा है तब भी बेहतर तरीके से सोचती है, साथ ही साथ वो जब स्लो सोचना होगा उसमें भी वो उतना ही बेहतर सोचती है। लेखक यहाँ अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। लेकिन लेखक ये भी कहना है कि मूवी देखने आए अधिकांश लोग उस तरह तेजी से बदलते हुए दृश्यों को समझ पा रहे थे, और मतलब समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है फिल्म में, सिवाय किसके, लेखक के। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years अगो, यानी वो आज के 30 साल पहले जो लोग सोचते थे उससे बहुत मतलब बेहतर तरीके से सोचते हैं, बहुत तेज तरीके से सोच सकते हैं। पॉसिबली बिकॉज दो who don't think fast in the high street nowadays may not get another chance in the world to think at all। यानी शायद ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि ये लोग 30 साल पहले वाले लोगों से बेहतर इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं सोचेंगे तो हो सकता है उनको दोबारा सोचने का चांस ना मिले। तो इस तरीके से ये पेस ऑफ लाइफ, मतलब लेखक जो है, पेस ऑफ लाइफ क्या हो गया, जीवन की गति प्लस रफ्तार। इसके बारे में लेखक बात किए कि कैसे लोग तेजी से सोच पा रहे हैं, लेखक ये नहीं सोच पा रहे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव, बट उसके पहले हम लोग इस चैप्टर का जो एक समरी है एक बार मैं फिर से भी बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या था कि लेखक एक नाटक का उदाहरण दे रहे थे, कहाँ का, डबलिन शहर में जो उन्होंने देखा था। डबलिन शहर में जो नाटक देखा था उसमें क्या था, एक अनाज का व्यापारी था, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। पहला समस्या क्या था कि उसका दिल कमजोर था। दूसरा समस्या क्या था, दूसरा था कि उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था। तीसरा, उसकी बीवी बहुत पैसा खर्च कर रही थी। और वो उसमें एक डायलॉग बोलता है कि आजकल तो ऐसे एरोप्लेन आ गए हैं जो कि 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, और उससे वह इससे परेशान था क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा तेज है, तो वो उसके साथ फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, फिर उसका लेखक ने अपने बारे में बताया कि ऐसा नहीं है कि मुझे भी तेज गति पसंद नहीं है, बट जो तेज गति है वो अदर चीज में तो ठीक है, लेकिन जो सोचने में वो परेशान कर रहा है उनको, कि सोचने के मामले में अगर तेज गति हो रही है तो लोग हर काम बहुत तेजी से करना चाह रहे हैं, बट लोग इंसान है, मतलब वो मशीन तो है नहीं कि जो मशीन की तरह बहुत तेजी से काम करेंगे। तो लेखक को ये चीजें परेशान कर रही थी। फिर उन्होंने बताया अपने बारे में कि वो किस तरह से स्लो थिंकर हैं, जब भी उनसे कोई बहस होता है
तो उनके दिमाग में जो सबसे बेहतरीन जवाब जो उनको उसी टाइम बहस के टाइम में देना चाहिए था, वो क्या आता है, बहुत बाद में आता है उनके दिमाग में, वो बात ही बहुत लेट से आती है। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने फिर से बताया ये सिनेमा वाला एग्जाम्पल कि कैसे वो सिनेमा देखने जाते हैं और सिनेमा में जितना फास्ट तरीका से सीन चेंज हो रहा होता है वो लेखक को परेशान करता है, उसको कहानी समझ में नहीं आती, फिर उसको अपनी बीवी से मदद लेनी पड़ती है, और फिर वो देखते हैं कि बीवी मेरी समझ पा रही है, मेरे साथ बैठे और भी लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब के लोग जो उस तरह से नहीं सोचते जैसे आज से 30 साल पहले लोग सोचा करते थे। तो इस तरह की बातें लेखक बता रहे हैं। तो ये ओवरऑल इसका समझी होगा कैसे, मतलब आ, कैसे ये जीवन की तेज रफ्तार जो है लोगों को परेशान कर रही है। तो लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि तेज जीवन तो अच्छा है, लेकिन संतुलित और शांत जीवन जो है उससे भी ज्यादा बेहतर है। तेज जीवन से ज्यादा बेहतर क्या है, संतुलित और शांत जीवन। ठीक है। तो ये इस पूरा चैप्टर का ओवरऑल मैंने एक समरी बता दिया, और लाइन बाय लाइन हम लोगों ने उसका देखा ही अनुवाद। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है, हु इज द ऑथर ऑफ द पेज फॉर लिविंग, कौन है? आर के नारायणन, चार्ल्स डिक्सन, आरसी हचिंसन और विलियम शेक्सपियर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आरसी हचिंसन। ठीक है। नेक्स्ट, आरसी हचिंसन वाज क्या थे, साइंटिस्ट थे? नहीं। ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे? हाँ। तो क्या थे, ब्रिटिश उपन्यासकार थे। नेक्स्ट, द लेसन मेनली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ, अब ये जो लेसन है किसका प्रॉब्लम को मतलब बताता है, किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है ये, एंशियंट सोसाइटी के प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि प्राचीन समाज के बारे में बात कर रहा है? नहीं बात है। विलेज लाइफ के बारे में बात कर रहा है? नहीं। मॉडर्न लाइफ के पेस के बारे में, या फिर मॉडर्न लाइफ में जो चीजें स्पीड हुई, सब कुछ हो गया, सब कुछ तेजी से हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स, मतलब फास्ट मूवमेंट पुरुषों और वस्तुओं का जो फास्ट मूवमेंट क्या क्रिएट कर रहा है, हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है? नहीं। वेल्थ कर रहा है? नहीं। पीस कर रहा है? नहीं। क्या कर रहा है, अनड्यू प्रेशर, यानी कि बिना मतलब का दबाव क्रिएट कर रहा है, बिना मतलब का दबाव क्रिएट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड द ऑथर सी द प्ले, लेखक ने कहा देखा था प्ले? तो डबलिन। डबलिन कहाँ है, आयरलैंड। डबलिन कहाँ है? द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, जो नाटक का था मुख्य पात्र कौन था? डॉक्टर था? नहीं। फार्मर? नहीं। टीचर? नहीं। एक क्या था, बूढ़ा अनाज का व्यापारी, कॉर्न मर्चेंट था। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉर्न मर्चेंट लिव इन ए स्मॉल कंट्री टाउन, इंग्लिश था कंट्री टाउन, स्कॉटिश, वेल्स? नहीं। कहा था, आयरिश कंट्री टाउन में था। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम डिड द कॉर्न मर्चेंट हैव, जो बूढ़ा अनाज का व्यापारी था उसके लाइफ में क्या समस्या आई थी? ही वॉज वेरी रिच, बहुत अमीर था वो? नहीं। ही वॉज हेल्दी, स्वस्थ था? नहीं। हिज हार्ट वॉज वीक, तो यही था। उसमें हम लोग पढ़ा था, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया था, डिकी, तो उसका कमजोर दिल था। हु वाज चीटिंग द ओल्ड मैन के साथ धोखा कौन दे रहा था? उसका बेटा। कहानी में क्या पढ़ा था हमने, भाई? नहीं। दोस्त? नहीं। क्यों, कौन धोखा दे रहा था उसको? उसका भतीजा। ठीक है। हाउ मच मनी द ओल्ड मैन वाइफ वांट टू स्पेंड ऑन अ हॉलीडे, उसकी बीवी जो कितना पैसा खर्चा करना चाहती थी हॉलीडे पे, जब भी जाती थी? कितना, 10 यूरो। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन फेल्ट दैट द पीस ऑफ लाइफ वाज, पेस ऑफ लाइफ, तो पेस ऑफ लाइफ क्या था, बहुत स्लो, कंफर्टेबल, इजी, क्या था, टू फास्ट, यानी बहुत तेज। बूढ़े आदमी को क्या लगा था कि पेस ऑफ लाइफ क्या है, बहुत तेज है। नेक्स्ट,
एट व्हाट स्पीड द एरोप्लेन ट्रेवल अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन। और डायलॉग में क्या बोला था, कितना स्पीड हो गया आजकल एरोप्लेन का, 1000 माइल्स एन आवर, यानी कि 1000 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से आफ्टर हियरिंग अबाउट द एरोप्लेन। जब एरोप्लेन का स्पीड के बारे में उसको पता चला था तो उसने क्या कहा था, नाउ दैट्स टू फास्ट, यानी कि अब यह तो बहुत ज्यादा तेज है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले वाज, जो ऑथर को सबसे ज्यादा आकर्षक लगी थी, कौन सी लाइन लगी थी, यही वाली, नाउ दैट्स टू फास्ट। द सेंट्रल थीम ऑफ लेसन, जो हम लोगों ने ये कहानी देखी थी, स्टोरी देखी थी, इसका मुख्य थीम क्या है, यानी मुख्य विषय क्या है इसका। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी पे है ये, नहीं। फैमिली रिलेशनशिप पे है, नहीं। विलेज लाइफ पर है, नहीं। क्या है, द फास्ट पेस ऑफ, ये इसको कर दो, मॉडर्न लाइफ एंड इट्स इफेक्ट ऑन पीपल। तो यही हमारा स्टोरी का मेन थीम है कि द फास्ट पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड इट्स इफेक्ट ऑन पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लिया। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और साथ में अगर इसका जो सब्जेक्टिव वाला होगा उसका आंसर मैं इस पे टेलीग्राम चैनल होगा उस पे मैं डलवा दूंगा, @ इस पे सर्च करना पॉन्डर एकेडमी, या फिर ये देखना वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें इस चैनल का लिंक रहेगा, वो टेलीग्राम चैनल पे उसका मैं PDF डलवा दूंगा, उससे आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।